बट भाई 4000 का 1 लीटर, ओ भाई साहब कंबोडिया में तो नेक्स्ट लेवल है डीजल के रेट। पेट्रोल है 4640 पर लीटर, और ये सुपर वाला है भाई 1600 पर है। ये तो सस्ता है, ये तो कुछ गलत है, ये सही है। ये है भाई अपनी इंडिया की बिग डैडी, और उसी के जस्ट साथ में देखो भाई ब्रेबस किट के साथ जी वैगन। क्या क्रेजी लग रही है भाई, मतलब आंखों से देखने में लग रहा है सही तगड़ा। और यहाँ से मतलब आपको कैमरा में समझ आएगा नहीं इतना, बट भाई टायर्स वायर ओए होए 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 क्रेजी लेवल। चलो बैग रखते हैं। पूरे भाई जेट ब्लैक शीशे करवा रखे हैं, देख लो दिख भी नहीं रहा अंदर से कुछ। हमारी तो नॉर्मल है भाई। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उबल रही है क्योंकि गाड़ी अंदर बहुत गर्मी है भाई। यहाँ दो चाबी तो दो, बिना उसके कैसे स्टार्ट होगी। अभी तो अच्छा हुआ मैं सनरूफ बंद कर गया था रात को, अगर ये खुली रह जाती है ना भाई तो आग मच रही होती है गाड़ी में जब भी सुबह हो। तो जो भाई हमारा प्लान था ना उससे थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं आज हम, क्योंकि आज यहाँ से बॉर्डर तक 3 घंटे का रास्ता है। फिर बॉर्डर क्रॉसिंग में हमें नहीं पता कितनी देर लगेगी, जल्दी हो गया तो आधे घंटे में भी हो सकता है, क्योंकि थाईलैंड का वीज़ा चाहिए नहीं, फ्री है अपने लिए। और नहीं हुआ जल्दी तो 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। फिर बॉर्डर से लेके बैंकॉक तक भी भाई मोटा मोटा 4 घंटे के आसपास है, तो मतलब 7 घंटे की तो ट्रैवलिंग ही है, ऊपर से बॉर्डर क्रॉसिंग भी है, तो बहुत लंबा सफर होने वाला है। थकान भी हो जाएगी आज बहुत। देखते हैं अगर पूरी हिम्मत रही तो ठीक है, वरना फिर बॉर्डर क्रॉसिंग करके आज रात बॉर्डर पे ही रुक जाएंगे और कल सुबह सुबह फिर बैंकॉक चले जाएंगे। कोई जल्दी नहीं है अपने को, क्योंकि इतनी ना खामखा क्यों बॉडी को कष्ट देना इतना। ऊपर से गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है भाई, ये करवानी है जल्दी। चलो भाई चलो, फाइनली पहुंच गए हैं वही सेम अपना पब स्ट्रीट वाली रोड, जहाँ पे ये पब स्ट्रीट है देखो सामने, और जस्ट यहीं पे है भाई यहाँ का पुलिस स्टेशन। तो पार्किंग है यहाँ पे, रेड कलर के बॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, तो पुलिस स्टेशन के जस्ट बाहर ही हमने गाड़ी लगा दी है। अब वैसे तो गाड़ी में सामान ना होना तो मैं रोड पे खड़ी कर देता हूँ, क्योंकि सामान अंदर दिखता नहीं है ना, तो कोई चोरी क्या ही करेगा। बट जब पूरा सामान लोड हो, सारे बैग लोड हो, लैपटॉप वैपटॉप सब कुछ है, तो भाई लोगों की नज़र में आता है कि मतलब चोरी करने के लिए, तो इसलिए मैं रोड पे खड़ी करना प्रेफर नहीं करता ऐसे टाइम पे। बट यहाँ पे क्योंकि पुलिस स्टेशन है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो भाई चलो फटाफट खाइए। यही यहाँ का मेन अपना चौक का पुलिस स्टेशन है, ट्रैफिक पुलिस भी, और टूरिस्ट को भी अगर कोई दिक्कत होती है तो यहीं पे आ सकते हैं पुलिस वालों के पास में। बाकी ये एरिया मैंने रात को आपको पूरा दिखाई दिया था, वो सामने करी किंग रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जा रहे हैं खाना खाने। तो आज भाई पहले ना मोमोज मंगवाए हैं मैंने वेज वाले, क्योंकि बड़े दिन हो गए थे खाए हुए। थोड़ा सा मैदा जो है इसका हार्ड लग रहा है, वैसे ओवरऑल स्टफिंग वगैरह अच्छी है भाई अंदर से। और लो भाई मेन कोर्स भी आ गया। तो हर दिन हम पनीर खा रहे थे, मैंने कहा इस बार थोड़ा अलग किया जाए, तो मैंने कोफ्ते मंगवाए और सोहन ने मंगवाई है यहाँ पे कड़ी पकौड़ा, तो आ जाएगा स्वाद नेक्स्ट लेवल। चलो जी चलो, पेट पूजा डन। अब तो मतलब इतना खा लिया है कि आज रात 9-10 बजे तक भी अगर कुछ ना मिले तो अपना काम चल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी एज सच। और आज तो मौसम भी इतना कुछ खास गंदा नहीं है, मतलब इतने दिन से बहुत धूप थी, धूप तो आज भी है बट इतनी तगड़ी नहीं है कि सहन आ जाए। बाकी मेन तो हिम्मत चाहिए होती है बॉर्डर क्रॉसिंग करते वक्त, वहाँ पे बड़ी बकाइयाँ होती है, होपफुली इस बार ना हो। बाकी ये खड़ी है भाई गाड़ी अपनी सेफ एंड सिक्योर। आंटी जी हट जाओ हट जाओ, चलो चलो। देख रहे हो भाई क्या लगती है रोड पे खड़ी हुई, मस्त एकदम। चलो खींचते हैं वो गाड़ी को बिना देरी करे फटाफट। हमें जाना है भाई ये क्रोंग पोई पेट वाले शहर में, यहाँ से लगभग 151 किलोमीटर है और 2 घंटे 46 मिनट दिखा रहा है। इसी रास्ते से हम आए थे तो हाँ 3 घंटे ही लगे थे हमें, और रास्ते सिंगल हाईवे है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ठीक है दिन दिन में तो चला ही लेंगे, ऐसा जितनी बड़ी दिक्कत होगी नहीं हमें। भाई सिर्फ 17 किलोमीटर रह गया है। 2 चीज़ें हैं, एक तो फ्लैग वेव करना है, दूसरा मेरे को तो याद ही नहीं रहा भाई कि कंबोडिया में तो हमने फ्यूल भरवा के दिखाया ही नहीं आपको कि रेट वेट क्या है। तो चलो फ्यूल भी भरवाते हैं, हालांकि आधे से ज़्यादा टैंक भरा हुआ है, बट वीडियो के लिए एक बार तो बनता है ना, रेट देखे तो सही पेट्रोल डीजल कितने लाखों में मिल रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी पेट्रोल पंप आएगा वहीं रोक लेंगे और उसके बाद फ्लैग वेव करके सीधा बॉर्डर की तरफ। रोड तो वही है भाई सेम जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, सिंगल रोड है, इसी पे ट्रैफिक चल रहा है दोनों तरफ का। तो वैसे तो डिस्टेंस 150 किलोमीटर ही था, बट कवर 3 घंटे 3.5 घंटे में इसलिए ही होता है क्योंकि रोड ऐसी है ना। अगर यही प्रॉपर 4 लेन 6 लेन हाईवे बने हो तो भाई 150 किलोमीटर 1-1.25 घंटे में पूरा हो जाए मज़े से। लो जी लो, फाइनली मिल ही गया। मुझे तो लग रहा था कि भाई बॉर्डर आ जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं। LPG है, ये भी LPG है। डीजल कहाँ, ये है डीजल शायद, यस यहीं पे है डीजल भाई, डीजल फुल। तो भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है डीजल, ये देखो। और एक ही डीजल है, एक रेगुलर एक सुपर। ये पेट्रोल है वो येलो लैग रेगुलर, और सुपर वाला महंगा होगा। तो पाइप देखना कितना बड़ा है पूरा
थोड़ा सा वो कर दिया। रेट है जी, अरे डॉलर में लिखा, दिस इज डॉलर, डॉलर 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 ओके, डॉलर में ही लिखा हुआ है भाई। रेट भी पहली बात बढ़िया है। 1.03 डॉलर इंडिया के हिसाब से 90 रुपए डीजल। डीजल यस फुल 90 रुपए के आसपास हो गया। कितने 15-20 लीटर आएगा मैक्स टू मैक्स। और भाई स्ट्रेंज बात है, इन्होंने डीजल में लिखा हुआ है, अपनी करेंसी में लिखा ही नहीं हुआ कहीं भी रेट। पीछे की तरफ देखूं क्या पता लिखा हो। हाँ यहाँ लिखा हुआ है, ये डीजल है ना, तो 3851 अपना रियाल पर लीटर। तो ये सस्ता पड़ा क्योंकि ये ना एक डॉलर को 4000 रियाल में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ डॉलर का रेट है तो हम इसको रियाल ही देंगे, मतलब कम से कम रियाल जितने होगा ना बढ़िया होगा। अरे रियाल ही देना, निकाल लो सारे रियाल जितने हैं, पहले खाली कर दो फिर डॉलर देंगे, क्योंकि अब तो रियाल की जरूरत है नहीं। अब थाईलैंड में एंटर करने वाले तो क्या फायदा होगा। बट भाई 4000 का 1 लीटर, ओ भाई साहब कंबोडिया में तो नेक्स्ट लेवल है डीजल के रेट। पेट्रोल है 4640 पर लीटर, और ये सुपर वाला है भाई 1600 पर है। ये तो सस्ता है, ये तो कुछ गलत है, ये सही है। लेकिन 90 रुपए के आसपास भी देखा जाए तो इंडिया के कुछ स्टेट से सस्ता है, कुछ स्टेट से महंगा है। नहीं मेरे ख्याल हाँ ठीक है, सही बात है। बाकी बॉर्डर बस 12-13 किलोमीटर रह गया है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे भाई। और मैं सोच रहा हूँ यहीं पे ही फ्लैग वेव कर लेते हैं साइड में लगा के ना उधर ही, क्योंकि अब बार बार कहाँ रोकेंगे, जगह मिले ना मिले। यहाँ पे कम से कम है तो यहीं, अरे हाँ वहाँ लगाते हैं। चलो ये LPG का बोर्ड लग रहा है ना, यहीं पे करेंगे। तो ज़्यादा पैसे बचे नहीं है वैसे यार यहाँ की करेंसी के। ये देखो थोड़े बहुत ही नोट है, वो भी छोटे नोट है, बड़े बड़े नोट नहीं है ज़्यादा। तो ठीक है दे दो, दे के नक्की करो, बाकी फिर डॉलर दे देना, चल जाएगा काम। लेट्स गो। तो भाई लोग फाइनली अपनी इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 5 कंबोडिया में भी अपना इंडियन फ्लैग लहरा दिया है। चलो भाई अच्छी अच्छी रील्स भी ले लिया है, वेव भी कर दिया फ्लैग, और फोटो वगैरह भी हो गई है। अब फटाफट बॉर्डर के लिए खींचते हैं। 15-20 मिनट का ही खेल बचा है, वहाँ कितनी देर लगेगी उसका आइडिया नहीं है जी हमें। डीजल के पैसे दे दूँ के भी भाई अभी इतनी करेंसी पड़ी है हमारे पास इंडिया की, और इंडिया कह रहा हूँ यहाँ कंबोडिया की, तो इसका भी यूज़ कर लेंगे। लेट्स गो भाई, पोईपेट में एंटर कर चुके हैं। पोईपेट शहर का नाम है जहाँ पे कंबोडिया और थाईलैंड का बॉर्डर है। कितना है अब ये देख लो, 2.7 किलोमीटर है एग्जैक्ट बॉर्डर यहाँ से। मतलब ट्रैफिक सा लगा हुआ है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना तो तैड़म पैर खींच ही देते भाई। तो जी वो आ गया सामने बॉर्डर, आपको बिल्डिंग दिख रही होगी वो देखो। तो चलते हैं भाई वहाँ पे फटाफट से। और शूट तो मैं करूंगा नहीं भाई, प्रोसीजर आपको एक बार बता ही दिया, तो बार बार सेम चीज़ें रिपीट करके कोई फायदा नहीं। ये देखो भाई ट्रेन की पटरी भी है, तो थाईलैंड से कंबोडिया ना ट्रेन भी आती है, ये दिख रही है आपको। यहाँ से फाटक खोल देते हैं, ये सामने रखते हैं, ज़्यादा शूट करेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए फटाफट प्रोसीजर नहीं उड़ा के। मतलब कंबोडिया साइड तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम एग्जिट कर रहे हैं। प्रोसीजर थोड़ा लंबा चलेगा भी तो वो थाईलैंड साइड में ही चलेगा, और उसका मैं आपको बता ही चुका हूँ जब हमने लाओस से थाईलैंड एंटर किया था क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो वही सेम चीज़ रिपीट करके खामखा वीडियो की लेंथ भी बढ़ेगी, आप भी बोर होगे। तो बेटर है हम अपना काम वाम सारा निपटा के फिर आपसे मिलते हैं दूसरी साइड पे। और अगर कुछ हुआ गलत सलत तो बताएंगे आपको, वरना मुझे नहीं लग रहा जरूरत पड़ेगी। चलो भाई कंबोडिया साइड का इमिग्रेशन और कस्टम दोनों क्लियर हो गया, कोई चेकिंग नहीं हुई, सीधा बस पासपोर्ट में स्टैंप मार दिया। और अब हम जो है ये गाड़ी लेके अपना निकल जाएंगे यहाँ से। ये फाटक खुल जाएगा, हार्डली 5 मिनट लगे बस, ऊपर भी खाली पड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी निपट गया। सही में भाई बहुत ज्यादा स्मूथ मतलब प्रोसीजर था, पता भी नहीं चला, 5-6 मिनट में निपटा दिया इन्होंने जल्दी जल्दी, ना कुछ पूछताछ करी ना कुछ, अपना जल्दी जल्दी निकल गए। अब चलते हैं थाईलैंड। एक तो होटल की बुकिंग नहीं कर रखी, मेरे को लग रहा है कहीं वो ना मांग ले सबसे पहले तो भाई, तो वो सरदर्दी लग रही है। दूसरा हमारे पास इंटरनेट भी नहीं होगा अब थाईलैंड का, तो बुकिंग कहाँ खत्म हो गया होगा अब तक, सिम खत्म नहीं होगी अब तक। देखते हैं वहाँ वाईफाई वूफाई तो होगा ही भाई। और अरे अब सच उल्टा हो गया ना, हाँ अब हमें लेफ्ट साइड में रहना है, यही कंफ्यूजन थी जब गए थे हम। तो जैसे कि भाई आपने देखा हम कंबोडिया एग्जिट करके सक्सेसफुली, मतलब बहुत जल्दी एग्जिट कर गए थे और थाईलैंड की तरफ एंटर कर रहे थे। अब थाईलैंड में देखो यार, हमने पहले भी बॉर्डर क्रॉस किया हुआ है लाओस से, जब हम थाईलैंड आए थे तो हमें पता था क्या प्रोसीजर है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने कहा जब कंबोडिया एग्जिट ईजिली हो गए तो थाईलैंड एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक चीज़ और भाई मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि हम जब भी इंडिया से निकलते हैं ना, तो भाई पूरी ट्रिप की ना अच्छे से रिसर्च करके निकलते हैं एक एक कंट्री के बारे में, क्योंकि ट्रिप तो करना बहुत ईजी है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च करना, हर कंट्री
में एंट्री प्रोसीजर क्या है गाड़ी को लेके, हमारे को लेके, वो सब रिसर्च करना ही सबसे बड़ी महाभारत होती है। क्योंकि देखो हम इंडिया में पहले यूट्यूबर है ऐसे जिन्होंने प्रॉपर गाइड बनाना शुरू किया यूट्यूब पे। इससे पहले किसी भी यूट्यूबर ने भले ही करा हो ये सब कुछ, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता था कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स, कारनेट क्या है, इस कंट्री के रिस्ट्रिक्शन क्या है, यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब हमने ही बताया। मतलब हम गए तो हमसे भी पहले बहुत लोग थे दिल्ली टू लंदन या फिर चाइना वाले रूट से, बट किसी ने ढंग से नहीं बताया हुआ था कहाँ से एजेंट मिलेगा, क्या एजेंट मिलेगा। तो वो सब ना मैं रिसर्च करता हूँ भाई गूगल पे टाइप कर करके कि दूसरे कंट्रीज के लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्होंने गए तो उन्होंने ब्लॉग लिखे होते हैं, तो वो सब पढ़ पढ़ के मतलब पूरी रिसर्च करते हैं भाई हम लिटरली एक एक कंट्री की, कि वहाँ पे हमें दिक्कत ना आए बॉर्डर में। इसलिए मैं प्रेफर भी यही करता हूँ कि सारे कंट्रीज के जो वीजाज है ना वो मैं इंडिया से ही लेकर जाऊँ, ना कि बॉर्डर पे लूँ। जबकि बॉर्डर पे वीजा ऑन अराइवल है काफी देशों का, स्टिल मैं इंडिया से लेकर चलता हूं कि वहां पे परेशानी ना आए। अब जैसे चाइना है भाई, काफी लोगों को नहीं पता कि अगर आपको नेपाल से तिब्बत एंटर करना है तो एक आपको फुल टाइम गाइड चाहिए होगा अपने साथ, उसके बिना आप एंटर कर ही नहीं सकते। तो ये चीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थी ढंग से कि कहां से गाइड मिलेगा, कहां से बुकिंग होगी, ये सब मैंने गूगल से निकाला भाई, और सारी बुकिंग पहले ही करी। तो उसी तरह से मैंने आगे के देश भी सारे कर रखे थे, और थाईलैंड का भी मैंने भाई प्रॉपर रिसर्च कर रखा था कि थाईलैंड एक तो वीजा फ्री हो गया इंडियंस के लिए, मतलब आपको कोई वीजा चाहिए ही नहीं। हालांकि मेरे पास फिर भी वीजा था, मल्टीपल एंट्री स्टिकर वीजा अपने पासपोर्ट पे। और गाड़ी से रिलेटेड ना भाई पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा था कि आपको कोई गाइड चाहिए होता है, आपको कोई एस्कॉर्ट कार चाहिए होती है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना होता है। सिंपल था गूगल पे कि आप अपनी गाड़ी लेकर जाओ, चाहे लाओस से जा रहे हो चाहे कंबोडिया से जा रहे हो, अपना सीधा बॉर्डर पे जाओ, वहां पे इंश्योरेंस लो गाड़ी का, वो कस्टम वाले आपको 1 महीने का पेपर बना के दे देंगे और आप एंट्री कर लोगे। और जो जो मैंने रीड करा था, जो जो मैंने रिसर्च करी थी, वही बिल्कुल भाई सच हुआ। जब हम लाओस से थाईलैंड एंटर कर रहे थे, आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज देख लेना एक बार। सारा प्रोसेस बहुत स्मूथली हो गया था, मतलब 2-3 घंटे लगे थे थोड़ा सा, बट आराम से हो गया था। कोई हमसे रिश्वत नहीं ली गई, कोई दिक्कत नहीं आई थी, स्मूथली सब कुछ था, अच्छे ऑफिसर्स थे वहां पे। तो मैंने कहा जब लाओस से थाईलैंड एंटर हो गए तो भैया अब कंबोडिया से भी थाईलैंड सेम ही प्रोसीजर होगा, पूरी कंट्री एक ही है थाईलैंड, तो चाहे वहां से एंटर करो चाहे यहाँ से एंटर करो, सब कुछ सेम ही होना चाहिए। बट हुआ भाई बिल्कुल उसका ऑपोजिट। सबसे पहले हम भैया एंटर करें वहां पर, किसी भी बॉर्डर में ना 2 प्रोसीजर होते हैं मेनली। आपको एक तो इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है, जो कि हमारा यानी कि ह्यूमन बींग्स का होता है कि आप एंटर कर रहे हो, अपना पासपोर्ट दिखाओ, वीजा दिखाओ, और वो आपको स्टैंप मार देंगे। दूसरी चीज होती है कस्टम डिक्लेरेशन, मतलब अगर आप अपनी गाड़ी या व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हो ना, तो आपको कस्टम्स भी क्लियर करवाने पड़ते हैं कि आप अपनी गाड़ी ना उस देश में जाके बेचोगे नहीं, खुद यूज करोगे और इतने पीरियड के बाद निकल जाओगे। जो थाईलैंड के केस में है कि वो 1 महीने की वैलिडिटी देते हैं, कि 1 महीना आप अपना गाड़ी चलाओ, उसके बाद आपको एग्जिट करना है, या फिर आप वापस से एक्सटेंड करवा सकते हो कंट्री के अंदर रहते, जो हमने पहले करवाया भी था, आपने सारा देखा होगा पुरानी वीडियो में। तो मैंने कहा स्मूथ है भैया, चलो चलते हैं। इमिग्रेशन में गए भाई, इमिग्रेशन में जाते ही सबसे पहले उन्होंने गाड़ी देखते ही कहा कि आपके पास इंश्योरेंस है। तो मैंने कहा नहीं इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि जो इंश्योरेंस एजेंसीज थी ना लाओस से जब हम थाईलैंड एंटर करे थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम इंडियन कार को इंश्योरेंस नहीं देते हैं। तो हमारे पास इंश्योरेंस नहीं था। तो उन्होंने कहा जब आप थाईलैंड से गए थे कंबोडिया तब आपके पास इंश्योरेंस नहीं था। तो मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे हमने तो अप्लाई करने की कोशिश करी थी बट हमें इंश्योरेंस नहीं मिला था, बट अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप दे दो, हम ले लेते हैं। तो उन्होंने बात करी, हमें बिठा के रखा काफी देर, और उसके बाद इंश्योरेंस के लिए वो आए कि हाँ 300 थाई बात, यानी कि इंडिया के लगभग 750 रुपए में इंश्योरेंस मिल जाएगा 3 महीने का। मैंने कहा 3 महीने का नहीं चाहिए मुझे, तो 10 दिन का चाहिए, मैं तो निकल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा मिनिमम 3 महीने का ही है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई दे दो, कोई बात नहीं, अब है रूल है तो ले लेते हैं। हमने इंश्योरेंस कटवाया, 1 घंटा वेस्ट हुआ, फोटो कॉपी वगैरह मंगवाई, सोहन को भेजा मैंने वापस कंबोडिया साइड में, वहाँ पे वो प्रिंट आउट निकलवा के लाया, फोटो कॉपी वगैरह सब कुछ हुआ। 1-1.5 घंटा वहाँ पे बर्बाद हुआ, इंश्योरेंस बन गया। फिर उन्होंने 20 या 25 थाई बात की एक पर्ची काटी भाई, वो पता नहीं क्या बोलते हैं कि ओवरस्टे, जबकि हम तो थाईलैंड में एंटर कर रहे हैं कंबोडिया से, तो ओवरस्टे कहाँ कर लिया। पर वो पर्ची दे रहे थे तो अब मैं क्या बहस करूँ, उनको ढंग से समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने दे दिए 25 थाई बात, 60-70 रुपये होते हैं ना, कोई बात नहीं। ये सब हुआ। उसके बाद भाई सोहन चला गया अपना ऊपर बिल्डिंग में जहाँ पे इसका इमिग्रेशन होना था, और मैं चला गया नीचे की तरफ से। तो मेरा वहाँ फोटो हुआ, पासपोर्ट पे स्टैंप हुआ। इस सब प्रोसेस में 1 से 1.5 घंटा लगा, लेकिन हमने इमिग्रेशन क्लियर कर ली। और सोहन के तो 10 मिनट ही लगे थे ऊपर, लिटरली जल्दी से हो गया। सोहन से भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा कि होटल बुकिंग वगैरह दिखाओ, बस यही था, और आराम से स्टैंप मार दिया। ठीक है जी, अब हम इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद गए कस्टम डिपार्टमेंट पे। मैंने कहा इमिग्रेशन हो गया तो कस्टम में तो दिक्कत ही नहीं है, स्मूथ प्रोसीजर है, अपना सीधा भैया वो डॉक्यूमेंट बनवाना है, 1 महीने का इंश्योरेंस मैंने ले ही लिया ऑलरेडी, तो ये आराम से एंट्री दे देंगे। तो सब कुछ हो भी रहा था स्मूथली। जब मैं काउंटर पे गया ना अपना कस्टम के, उनको मैंने अपने कारनेट वारनेट सब कुछ दिखाया स्टैंप वगैरह लगाने के लिए, तो वहां पे वो लेडी ऑफिसर बैठी हुई थी, वो उठ के गई भाई और अपने सीनियर 2-3 ऑफिसर्स को
बुला के लाई। फिर उन्होंने गाड़ी चेक करी, मेरे से बात करी, तो पता है क्या बोलते मेरे को कि अगर आपको बाय रोड एंटर करना है ना थाईलैंड में अपनी इंडियन गाड़ी को लेकर, तो आपको एक ना परमिट बनवाना पड़ेगा, जिसे वो लाइसेंस बोल रहे थे कि फॉरेन व्हीकल परमिट करके एक चीज है थाईलैंड में, जो मैंने गूगल पे कहीं नहीं पढ़ा था भाई, मुझे पता भी नहीं था। और लाओस से जब हम थाईलैंड एंटर करे तो उस टाइम पे भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना था, स्मूथली एंटर कर लिए थे। तो मेरा भाई दिमाग सनक गया वहां पे, मैं थोड़ा सा हो गया, मैंने कौन सा परमिट भाई, किस चीज का परमिट, पहले भी तो मैंने एंट्री करी है, देखो कारनेट पे स्टैंप, मैं 1-1.5 महीना घूम के भी गया हूँ थाईलैंड अपनी गाड़ी चला के, कोई परमिट नहीं चाहिए था। बट वो कहते नहीं जी हमारे यहाँ तो रूल है। मैंने कहा दिखाओ जी ऑफिशियल नोटिस, उन्होंने एक्चुअल में दिखा दिया भाई, वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था इतना, तो मैं आपको ये फोटोज डाल दूंगा इसके ऊपर। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्हीकल कंबोडिया, लाओस या मलेशिया की नहीं है, इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज की गाड़ियां रजिस्टर्ड है, वो सबको अपना पहले ही व्हीकल एंट्री परमिट लेना पड़ेगा, और वो 5 से 6 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है एंट्री के, ताकि आपका आ सके। और ये अप्लाई भी ना डायरेक्टली आप वेबसाइट पे नहीं कर सकते, आपको एक थाईलैंड की रजिस्टर्ड टूर एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, वो टूर एजेंसी आपके बिहाफ पे ये परमिट अप्लाई करेगी, देन आपको जाके मिलेगा। अब भाई रात के उस वक्त 6:30-7 बज रहे थे, मैंने कहा अब मैं कहाँ से अप्लाई करूँ। ऊपर से उन्होंने एक और बॉम्ब फोड़ दिया हमारे ऊपर, कहते भाई कि अभी तो चल रही है सोंकरन जो भी फेस्टिवल था उसकी छुट्टियां, तो अब आपका अप्लाई होगा 16 तारीख के बाद, जब छुट्टियां खत्म हो जाएगी, मतलब 17 तारीख को अप्लाई होगा और 5 से 6 दिन लगेंगे आने में परमिट, यानी 21 या 22 तारीख को आपको परमिट मिलेगा। ये मेरे को कस्टम ऑफिसर बता रहे थे भाई, मेरी सही में सनक गई, मैं तो मतलब बहस वहस करने लग गया था कि ऐसे कैसे हो गया, उन्होंने क्यों एंट्री दे दी, वो भी तो थाईलैंड के कस्टम ऑफिसर्स थे, जब लाओस साइड से आए थे, उनको नहीं रूल पता, तो कह रहे नहीं हमें नहीं पता उन्होंने कैसे एंट्री दे दी, बट हम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, कह रहे आप कंबोडिया वापस जाओ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा कंबोडिया तो मैं जा ही नहीं सकता वापस, मैं इतना दूर सियाम रिप कहाँ जाऊंगा वापस, और फिर वहां पे कहाँ एजेंसी ढूंढूंगा मैं थाईलैंड की जो मेरे लिए अप्लाई करेगी, उससे बेटर तो यही है ना कि मैं थाईलैंड एंटर करूं। तो उन्होंने मेरे को भाई फिर 2 ऑप्शन दिए, एक तो पेज निकाल के दिया जिसमें एजेंसी का नंबर, ईमेल वगैरह था कि आप इससे कॉन्टैक्ट कर लो, ये आपको दिलवा देगा। तो मैंने वहीं बॉर्डर पे खड़े खड़े उनको फोन किया, तो उन भाई साहब ने तो सीधा कह दिया जी आपको 21 या 22 तारीख से पहले ये परमिट नहीं मिल सकता, क्योंकि सोंकरन की छुट्टियां चल रही है 16 तारीख तक, 16 के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे तब जाके आपको मिलेगा, या फिर अगला दिन 12 तारीख है आप जब अप्लाई कर देना, क्योंकि 12 या 13 से ही छुट्टी आती, तो एक दिन वो था, तो एक दिन हम अप्लाई कर देंगे और उसके बाद छुट्टियां हो जाएगी 4-5 दिन की, फिर आपका प्रोसेसिंग होगी 17 अप्रैल से, तब जाके आपको 21 या 22 तारीख को मिलेगा। भाई मैं तो मतलब होश उड़ गए, मैंने कहा 10-11 दिन है भाई, मैं क्या करूंगा यहाँ थाईलैंड में बैठा बैठा 10-11 दिन, चलो सिंगापुर वीजा अप्लाई कर लूंगा, सोंकरन फेस्टिवल मना लूंगा, लेकिन 16 तारीख के बाद 22 तारीख तक तो मेरा कोई काम ही नहीं है फालतू के, ना वीडियो बना पाऊंगा, सब कुछ शूट कर लिया मैंने, तो करूंगा क्या, और गाड़ी का क्या होगा, गाड़ी कहाँ लेकर जाऊँ, ये तो ले जाने ही नहीं दे रहे। फिर कस्टम ऑफिसर्स अच्छे थे, देखो वो उन्होंने प्यार से बात करी, बट वो अपने रूल्स फॉलो कर रहे थे, तो मैं उनकी गलती नहीं बताऊंगा, ये रूल्स थे, बट एक्चुअल में लाओस से जब हम थाईलैंड एंटर करे तो वहां क्यों नहीं थे ये रूल्स, ये नहीं मुझे समझ आया। तो इसमें 2 चांसेस हो सकते हैं, हम लाओस से एंटर कर रहे थे तो शायद लाओस की गाड़ियों के लिए ना इतनी दिक्कत है नहीं, वहां पे उनको नहीं चाहिए होता, अगर आप थाईलैंड आ रहे हो लाओस की गाड़ी लेके, तो उनके कस्टम ऑफिसर्स को लगा होगा कि ठीक है लाओस साइड से आ रहे हैं जाने देते, उनको रूल का पता ही नहीं। लेकिन कंबोडिया साइड से जब आप एंटर कर रहे हो ना थाईलैंड, तब भाई ये रूल इतने बड़े बड़े अक्षरों में वहां पे प्रिंट होके लगा हुआ था कि आपको फॉरेन एंट्री परमिट चाहिए, तभी आप जो है वो एंटर कर पाओगे अपनी गाड़ी को लेके। तो फिर उन्होंने हमें, मतलब ऑफिसर अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कंबोडिया चले जाओ अपनी गाड़ी लेके, हम कंबोडिया के ऑफिसर से बात कर लेते हैं, जो आपका वीजा लगा हुआ है उसी वीजा पे वो आपको एंट्री दे देंगे, आपको नया वीजा नहीं लेना पड़ेगा, या लेना भी पड़ेगा तो मतलब इजीली मिल जाएगा, $30 दोनों के $60 देने पड़ते, तो वो तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। बट मैं कंबोडिया जाना नहीं चाहता था भाई, मैं एजेंसी से कैसे कॉन्टैक्ट करता, कैसे उन्हें पेमेंट देता, वहां पे बैठ के कैसे अप्लाई होता, कैसे सब होता, तो मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं थाईलैंड में ही रहूं किसी तरह। फिर दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे दिया कि आप हमारे जो कस्टम का वेयर हाउस है, अपनी गाड़ी हमें कस्टडी में दे दो, ये डॉक्यूमेंट है इस पे साइन कर दो कि हमारे पास आपकी गाड़ी रहेगी, आप सामान ले जा सकते हो गाड़ी में से, बैग वैग सारा, लेकिन आप गाड़ी नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमारी तो इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी थी, हम तो थाईलैंड में ऑफिशियली एंटर कर सकते हैं, उसके लिए वो मना नहीं कर रहे थे, पर गाड़ी नहीं ले जा सकते जब तक वो परमिट नहीं बनेगा। तो उन्होंने कहा गाड़ी हम रखेंगे आपकी जब तक आप अपना ये डॉक्यूमेंट हमें लाके नहीं दे देते, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा आप हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ और हम आपकी गाड़ी छोड़ देंगे, आप फिर थाईलैंड में घूमो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। भाई अब मेरे को फिर कुछ और समझ नहीं आया उस टाइम पे, मैं पहले सोचा मैंने कि इंडियन एम्बेसी में फ़ोन करूँ, एक बार बात करूँ बैंकॉक में, और मैंने कहा फ़ायदा क्या, जब भाई रूल है ऑफिशियली लिखा हुआ है, तो फिर ना तो इनकी गलती है ना हमारी गलती है, क्योंकि कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, और जब हम लाओस से थाईलैंड एंटर करें तब भी हमें नहीं पता बताई किसी ने ये चीज़ की डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर हमें ऐसा पता होता तो भाई हम कंबोडिया ना जाते ही नहीं, हम सीधा थाईलैंड से मलेशिया चले जाते, अपना सिंपल सुखी रहते और अपना शिपिंग विपिंग करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते, बट ये कंबोडिया जाना हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया चीज़। फिर क्या था भाई, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट दिया, मैंने साइन करा कि हाँ मैं इन्हें
कस्टडी में दे रहा हूँ, कितने दिन की कस्टडी वो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब तक हमारा डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा वो गाड़ी अपने पास रखेंगे। तो इन शॉर्ट भाई जो थाईलैंड के कस्टम ऑफिसर्स थे उन्होंने हमारी गाड़ी जब्त कर ली। तो मैंने उसके बाद क्लिप बनाई थी, आप वो देख लो।